हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में शिक्षा शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरे बुक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके इस बार 4 मार्च 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% यही सारे प्रश्न आएगा शिक्षा शास्त्र में, जो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 100 में से 95 का जितने भी स्टूडेंट का टारगेट है हम उनको अचीव करा कर रहेंगे। बस आप लोग तैयारी करिए और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ उसका आंसर आप तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन विथ आंसर यानी याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर में जो आएगा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वो बहुविकल्पीय ही रहेगा। 5 नंबर का होता है शिक्षा शास्त्र में आपका बहुविकल्पीय। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। वैदिक काल में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था ये कौन सा था, ये आपको बताना है। ऑप्शंस में देखिए 4 आपके पास ऑप्शंस है, इन्हीं के थ्रू आपको बताना है कि इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये फर्स्ट जो चैप्टर है आपका प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा, उससे लिया गया आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए इसका आंसर आपको पता है। देखिए जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी बता रहा था बुक में, लेकिन इसको हमने गूगल पर सर्च किया तो वो तक्षशिला बता रहा था। तो इनमें से राइट आंसर यानी डी राइट आंसर हो जाएगा काशी, लेकिन जो हमने क्या है गूगल पर सर्च किया तो इसका राइट आंसर तक्षशिला भी बता रहा था। तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसका राइट आंसर आपको पता है तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। जो बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तो वो कौन था, याद रखिएगा। दूसरे का आपका भी हो जाएगा, बौद्ध मठ हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। भारत का जो सर्वप्रथम विश्वविद्यालय है ये कौन था, आप लोगों को भी पता होगा। नहीं पता है तो आज जान लो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर में पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय था जो कि बिहार में अभी प्रेजेंट टाइम में पटना बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय यही था। समझ में आ गया। चौथा प्रश्न देखिए, विश्वमिल्ला संस्कार का संबंध किससे है। आपने शिक्षा शास्त्र को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के बारे में डिटेल में पता होगा, यानी इसका आंसर आपको आता होगा। तो इनमें से जो चैप्टर 1 है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा, दूसरा है बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा, तीसरा जो है मध्यकालीन जिसको मुस्लिम संबंधित है, यानी मुस्लिम चैप्टर से रिलेटेड है, वो मुस्लिम काल से रिलेटेड। तो जो विश्वमिल्ला संस्कार है वो मुस्लिम काल से रिलेटेड है, तो इनमें से सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। सारे क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हमने अभी कुछ दिनों पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो तैयार किया था, यानी वीडियो अपलोड किया है। आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आपकी शिक्षा शास्त्र में प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो 26 चैप्टर हैं। 26 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर करा दिया है उस वीडियो में, जाकर आप ज़रूर देखिएगा और उसके सारे प्रश्न और उत्तर को तैयार कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न क्या है, मकतबों में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। जो मकतब होता था इसमें किस स्तर की शिक्षा जो है प्रदान की जाती थी ये आपको बताना है। ए आपका प्राथमिक स्तर, बी माध्यमिक स्तर, सी उच्च स्तर या डी तकनीकी स्तर। तो मकतब यानी मुस्लिम काल से संबंधित है तो इनमें से आपका ए हो जाएगा। प्राथमिक स्तर का जो मकतबों में स्तर की शिक्षा थी वो प्राथमिक स्तर की थी। इसका आंसर आपको पता है। देखिए मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बुक में या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। 6 नंबर देखिए, भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था। जो भारत में पहला विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर खोला गया था, कोलकाता में, आगरा में, बनारस में या मुंबई में। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि हमें इन्हीं विकल्प के थ्रू बताना है, बाहरी नहीं बताना है। बाहरी देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए क्या है पहला विश्वविद्यालय भी माना जाता है। भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय वो नालंदा था, लेकिन यहाँ पर पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया वो आपका कोलकाता हो जाएगा। इन्हीं में से हमें बताना है, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, नूरुल हसन, डॉक्टर राधाकृष्णन या डॉक्टर जाकिर हुसैन। 11th में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। जो 11th के स्टूडेंट हैं उनके में ये आपने 11th को कंप्लीट किया होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन हो जाएंगे जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। 7वें का आपका सी करेक्ट आंसर है। 8वां प्रश्न देखिए,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, किस सन में हुई थी, ये आपको बताना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आपके ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस हैं, इन्हीं के थ्रू बताइए यदि आपको पता है। नहीं पता है तो याद रखिएगा कब पूछा गया। ये 8 का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 फरवरी 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 4 फरवरी 1916 ईस्वी की। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, श्रीमती एनी बेसेंट का मूल रूप से भारतीय ना होकर, यानी जो श्रीमती एनी बेसेंट जी हैं, लंदन में इनका जन्म हुआ, लेकिन ये मूल रूप से भारतीय ना होकर कौन थी, अंग्रेज थी, फ्रेंच थी, जापानी थी या आयरिश, क्या है, आयरिश थी। तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, आयरिश थी एनी बेसेंट जी, श्रीमती एनी बेसेंट। समझ में आ गया। देखिए शिक्षा शास्त्र में आपका जो शिक्षा शास्त्री लोग हैं, जैसे टैगोर जी हो गए, मदन मोहन मालवीय, गांधी जी, एनी बेसेंट जी, इनके बारे में आपका काफ़ी पूछा जाएगा, काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं, हमने टॉपिक वाले वीडियो में बना रखा है। और मैं भी एज इट इज में तैयारी करा रहा हूँ आपका शिक्षा शास्त्र का, तो जितने भी प्रश्न मैं तैयार करा रहा हूँ उसको आप तैयार करते जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से आएगा, बाहरी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ में आ गया। 10 नंबर प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, वैश्विक शिक्षा प्रणाली के प्रणेता हैं, वैश्विक शिक्षा जो प्रणाली के प्रणेता हैं कौन है, मदन मोहन मालवीय जी, विवेकानंद, टैगोर या गांधी जी। तो इनमें से गांधी जी हो जाएंगे, जो कि वैश्विक शिक्षा प्रणाली के गांधी जी प्रणेता हैं। समझ में आ गया। 10 नंबर प्रश्न भी हमने बता दिया है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग क्या इसको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस क्या क्या है आपके बोर्ड एग्जाम में डिमांड है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से आपका कॉपी चेक करता है। अच्छे मार्क्स देखेगा, अच्छा उसका आंसर देखेगा, तो उसे खुशी मिलेगी कि बच्चे ने कॉपी को लिखा है अच्छे से। 11 नंबर प्रश्न क्या है, शांत निकेतन का वर्तमान नाम क्या है, शांत निकेतन का वर्तमान नाम क्या है, ये आपको बताना है। इसको हमने काफ़ी बार अपने वीडियोज में बता रखा हूँ, आपको पता है, नहीं पता है तो आज जान लीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आएगा। विश्व भारती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विश्व भारती हो जाएगा, जो कि शांत निकेतन का वर्तमान नाम है। 12 नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से सभी पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं सिवाय, निम्नलिखित में से सभी पर्यावरण शिक्षा के क्या है, उद्देश्य हैं, सिवाय एक चीज़ के, परिवार नियोजन है, जागरूकता है, वृक्षारोपण या प्राकृतिक स्रोतों का बचाव। तो ये दिमागी क्वेश्चन भी है आंसर। स्टूडेंट ये जो दिमागी क्वेश्चन भी है, इसका आंसर आपको क्या है, ऑटोमेटिक जब आप दिमाग लगाएंगे तो इसमें थोड़ा क्या है, आपको माइंड लगाना है। अब यहाँ पर देखिए परिवार नियोजन के जो इनमें से पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, परिवार नियोजन से तो रिलेटेड आएगा नहीं कि भैया जनसंख्या बढ़ाओ, यहाँ पर पर्यावरण से रिलेटेड है। तो 12 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि क्या है, उद्देश्य है सिवाय पर्यावरण नियोजन के। बाकी जागरूकता भी हमें पर्यावरण के तरफ क्या है, लोगों में फैलाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे, और प्राकृतिक स्रोतों के बचाव, यानी प्राकृतिक जैसे गंदगी ना बचाना चाहिए, उसके बाद में गंदगी ना फैलाना चाहिए। तो ये प्राकृतिक स्रोतों के बचाव के लिए, सिवाय किसके, परिवार नियोजन के। तो 12 का आपका ए करेक्ट आंसर है। 13 नंबर देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी विद्यार्थी को पता होगा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और ये जो प्रतिवर्ष मनाने जाने का प्रक्रिया जब स्टार्ट हुआ, शुरुआत में 5 जून 1972 से अब तक क्या है, हर साल मनाया जाता है। ये 5 जून 1972 को पहला जो है पर्यावरण दिवस मनाया गया था, उसके बाद में हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ये देखिए, आग लगना या अग्निकांड किस प्रकार की आपदा है, आग लगना या जो अग्निकांड है ये किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक आपदा, देवी प्रकोप संबंधी आपदा, मानवकृत आपदा या आघात आपदा। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये मानवकृत आपदा है, आग लगना, उसके बाद में आतंकवाद, आग लगना या अग्निकांड ये मानवकृत आपदा है। समझ में आ गया, ये प्राकृतिक नहीं है कि भैया ऊपर से भगवान कोई आग फेंकेगा और वो लग जाएगा, ये मानव के द्वारा ही लगाया जाता है। प्राकृतिक आपदा में जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, ये सारी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में देखिए 15 नंबर प्रश्न, शिक्षा के प्रसार को विशेष महत्व दिया गया, कब दिया गया ये बताना है। 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर देना है। मध्यकाल में, ब्रिटिश शासन काल में,
स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत काल में या प्रत्येक काल में। तो शिक्षा के प्रसार को विशेष जो महत्व दिया गया प्यारे विद्यार्थी, 15 का आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत काल में शिक्षा को प्रसार विशेष महत्व दिया गया। जो हमारा 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में हमें क्या है, विशेष महत्व दिया जाने लगा। तो 15 का सी करेक्ट आंसर है। तो इस वीडियो में जो है हमने 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिए हैं। अब हम चलिए देख लेते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये भी आपका कितने नंबर का पूछा था, 5 नंबर का। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण निश्चित उत्तरीय प्रश्न हम लेकर आ चुके हैं शिक्षा शास्त्र का। जो क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम महत्वपूर्ण निश्चित उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। ये 5 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जिस तरह से बहुविकल्पीय होता है सेम इस तरह से ये भी होता है। फ़र्क दोनों में क्या रहता है, उसमें आपका 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, इनमें ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। इनमें बस आपको एक लाइन में इसका आंसर दे देना है। 1 नंबर आपको मिल जाएगा एक प्रश्न पर। तो सबसे पहला जो प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, वैदिक काल में शिष्यों द्वारा नियमित शुल्क, जिसको ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर देखिए स्लैश करके गुरु दक्षिणा देने का प्रचलन था। यहाँ पर देखो शुल्क जिस तरह से हम फीस कहते हैं, स्कूल में पढ़ाया जाता है तो हमें टीचर्स जो है हमसे फीस लेते हैं पढ़ाने के लिए, मंथली या सालाना। सेम उसी प्रकार से जो वैदिक काल में पहले था वो क्या था, गुरु दक्षिणा देने का क्या है प्रचलन था। तो यहाँ पर देखें आंसर, वैदिक काल में शिष्यों द्वारा गुरु दक्षिणा देने का क्या है प्रचलन था। याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बस इतना ही आंसर आपको देना है, 1 नंबर आपको एग्जामिनर फिक्स कर देगा। समझ में आ गया, इतना ही आपको आंसर देना, काफ़ी कुछ करना नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, देखिए बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों का नाम लिखिए। बौद्ध काल में जो स्थापित किन्हीं 2 विश्वविद्यालयों का नाम लिखना है। तो सबसे पहला नालंदा विश्वविद्यालय तथा दूसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, पटना बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये आपको बताना, तो मतलब 2 बताना था, हमने दोनों का बता दिया है। बौद्ध काल स्थापित 2 प्रमुख विश्वविद्यालय। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न 1 नंबर का है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आपको 5 नंबर बहुविकल्पीय से और 5 नंबर हमें निश्चित उत्तरीय से प्राप्त होते हैं। तो टोटल 10 नंबर हमारा कंफर्म हो जाता है। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, भारत में मध्यकाल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। जो भारत के मध्यकाल में, जैसे मध्यकालीन शिक्षा, तो उसमें जो मुख्य केंद्र थे, आगरा आपका आ जाएगा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर, मुल्तान, मालवा, गुजरात तथा जौनपुर में थे। मध्यकाल की शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, सबसे पहला आगरा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर, मुल्तान, मालवा, गुजरात और जौनपुर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 शिक्षा के केंद्र थे। 4 भी पूछे जा सकते हैं, तो जिस तरह से पूछा जाएगा उस तरह से आप लिख दीजिएगा, आपका 1 नंबर पक्का है। देखिए काफ़ी विद्यार्थी हमारे सोचते होंगे कि सर मैं 1 नंबर वाला छोड़ दूंगा क्वेश्चन। देखिए ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, 1 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम नहीं है तो बाद में कर दीजिएगा, ये नहीं कि अब छोड़ देना है। आपको जैसे टाइम है, जो आपको क्वेश्चन आता है वो सबसे पहले आप करने में लग जाते हैं, लेकिन सीरियल वाइज से कीजिएगा। मान लीजिए कि आपको नहीं आता है, अब सोचेंगे कि हम बाद में करेंगे, तो जो पहले आता है उसको आप कर लीजिए, लास्ट में कीजिएगा, लेकिन करना ज़रूर है, क्योंकि 1 नंबर आपको पास और फेल का एक प्रकार से डिसाइड कर देता है कि आप पास हैं या फेल हैं। तो 1 नंबर आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, देखिए चौथा प्रश्न है, छनाई के सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था। जो छनाई का सिद्धांत है, सुझाव किसने दिया था, तो लॉर्ड मैकाले हो जाएंगे, जो कि छनाई के सिद्धांत का सुझाव इन्होंने ही दिया था। समझ में आ गया। शिक्षा शास्त्र आपका 100 नंबर का पूर्णांक है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ आप लोगों को, वो भी सॉल्व कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आप अपने बुक और क्वेश्चन बैंक के पीछे देखेंगे तो 3 मॉडल पेपर दिए हुए हैं। एक आपका प्री बोर्ड का है, एक वार्षिक परीक्षा का और एक अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो तीनों को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि उससे भी आपका 30 से 40 नंबर कंफर्म हो जाता है। तो मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए, प्रीव्यू पेपर हल कीजिए जो पिछले 2-3 साल का है, और अच्छे से कीजिए अपने शिक्षा शास्त्र की तैयारी। समझ में आ गया। तैयारी करेंगे तभी आप सफल होंगे। 5वां देखिए, विश्वविद्यालय आयोग ब्रैकेट में देखिए 1948 और 49 के अध्यक्ष कौन थे। विश्वविद्यालय आयोग 1948 और 49 के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे। तो यहाँ पर देखिए अध्यक्ष के बारे में बताया गया है।
राधा कृष्णन थे, उन्हीं के नाम पर इस आयोग को राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन थे। इन्हीं के आयोग के नाम से, राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है विश्वविद्यालय आयोग। 1948-49 ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था का नाम बताइए। पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार जो शैक्षिक स्थापित संस्था का नाम आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, जो इनका पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार जो शैक्षिक संस्था का नाम है वो नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार ये क्वेश्चन आपका बहुत ही पूछा जाएगा, बहुत ही पूछा आता है शिक्षा शास्त्र में, तैयार कर लीजिएगा। देखिए जो आपके बुक में देखिए चैप्टर वाइज आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, किसके? निश्चित उत्तरीय के। तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय और निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर ध्यान दे रहे हैं, लघु पर ध्यान दे रहे हैं और दीर्घ पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप इन दोनों पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। यही आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि शुरुआत में आपका कॉपी एग्जामिनर जो चेक करता है वो बहुविकल्पीय देखेगा, फिर निश्चित उत्तरीय देखेगा। वहीं से एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने कैसे कॉपी लिखी है, क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बेटर कीजिए। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न क्या है? एनी बेसेंट ने किस सोसाइटी की स्थापना की थी? जो एनी बेसेंट जी हैं, इन्होंने किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो होम रूल, यहाँ पर देखिए, एनी बेसेंट ने होम रूल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। होम रूल सोसाइटी नामक जो संस्था है, इसको इन्होंने क्या स्थापना की थी? एनी बेसेंट जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, देखिए गांधी जी की शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था? यहाँ पर देखिए क्या है, ये बताना है आपको। गांधी जी का जो शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, ये क्या है? देखिए गांधी जी का शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है अंतिम वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर और आत्मानुभूति का ज्ञान होना। ये गांधी जी का शिक्षा प्रणाली का अंतिम उद्देश्य क्या है? यही है। 1 नंबर का प्रश्न है, एक लाइन में इसका आंसर देना होता है, लेकिन आपको कभी कभी क्या है थोड़ा 1-2 लाइन में ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन जितना पूछा गया उतना ही कीजिएगा। समझ में आ गया? 9 नंबर प्रश्न देखिए, टैगोर को नोबेल पुरस्कार, जो टैगोर जी हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी किस पुस्तक पर प्रदान किया गया था? जो नोबेल पुरस्कार है उनको किस पुस्तक पर प्रदान किया गया था, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए टैगोर को उनको गीतांजलि नामक पुस्तक पर, क्या है, जो टैगोर जी हैं, टैगोर को उनकी गीतांजलि नामक पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? गीतांजलि नामक पुस्तक पर टैगोर जी को, रविंद्रनाथ टैगोर, ये इनकी गीतांजलि नामक पुस्तक है। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से किस समस्या को दूर किया जा सकता है? किस समस्या को दूर किया जा सकता है पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से? तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को दूर किया जा सकता है। पर्यावरण शिक्षा किस लिए दिया जाता है? यही करने के लिए हमें पर्यावरण शिक्षा दिया जाता है, और हर एक युवक को, हर एक विद्यार्थी को ये क्या, इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये हमें क्यों दिया जाता है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 26 चैप्टर हैं आपके शिक्षा शास्त्र में, तैयारी अच्छे से करेंगे तभी जाकर आप सफल हो पाएंगे शिक्षा शास्त्र में। 2024 के जो हमारा सिलेबस आया है इसमें 26 चैप्टर हैं, और 26 चैप्टर को पढ़ना एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हमने इसका एक शॉर्ट करके हमने टॉपिक वीडियो बना दिया है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट 95 टॉपिक बताए। यदि आप उसको तैयार कर लेंगे तो आपको 95 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बस आप तैयार कर लीजिए उसके बताए गए जितने भी प्रश्न हैं। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन था ये भी हमने बता। देखिए 11 नंबर प्रश्न, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? जो प्रदूषण है इसके जो विभिन्न प्रकार हैं ये कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताना है। यहाँ पर देखिए प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण, देखिए प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य प्रकार या रूप हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण। ये क्या है? प्रदूषण के प्रकार हैं। समझ में आ गया? वायु प्रदूषण,
जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और एक रासायनिक प्रदूषण भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। समझ में आ गया? लेकिन इतना ही लिख देंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार के प्रदूषण का स्रोत है? किस प्रकार प्रदूषण का स्रोत है? तो ये देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण, किसके? वायु प्रदूषण का स्रोत है, याद रखिएगा। 1-1 नंबर का प्रश्न है, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, तो लाइक करना वीडियो को, इंपॉर्टेंट आपको लगे सारे क्वेश्चंस। तो 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। मुख्य प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको बताना है। तो जो मुख्य प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये देखिए, सबसे पहला आपका आता है भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, ज्वालामुखी का फटना, तूफान, समुद्री तूफान, ओलावृष्टि, बादल फटना तथा सुनामी या समुद्री लहरें आदि मुख्य प्राकृतिक आपदाएं हैं। यानी प्राकृतिक आपदाएं के बारे में पूछा गया है तो भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, ज्वालामुखी का फटना, तूफान, समुद्री तूफान, ओलावृष्टि, बादल फटना तथा सुनामी या समुद्र लहरें, ये आदि मुख्य प्राकृतिक आपदाएं हैं। जैसा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था तो हमने बता दिया था। समझ में आ गया? वहाँ पर पूछा क्या गया था कि मानवकृत आपदा कौन सा है, तो वो तो भैया आग लगना मानवकृत है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के बारे में भी हमने वहाँ पर बताया था। तो आप लोगों ने सुना होगा अच्छे से, तो आपको पता होगा। उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न। हमारे देश में शिक्षा के प्रसार की दर, हमारे देश में शिक्षा के प्रसार की दर किस काल में सर्वाधिक हुई है? किस काल में सर्वाधिक हुई है आपको बताना है। आंसर देखिए, हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत, हमारा जो भारत देश है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत काल में शिक्षा का प्रसार दर क्या है? सर्वाधिक है। काल में शिक्षा का जो प्रसार सर्वाधिक दर है, ये क्या है? सर्वाधिक है, यानी शिक्षा का प्रसार दर सर्वाधिक हुई है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस आयु वर्ग के निरक्षरों के लिए चलाया गया? जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, ये किस आयु वर्ग के निरक्षरों के लिए चलाया गया था? तो याद रखिएगा, 15 से 35 वर्ष के निरक्षरों के लिए जो ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, ये चलाया गया था। समझ में आ गया? तो यहाँ पर 15 प्रश्न हमने बता दिया है। 1-1 नंबर का सारा प्रश्न है। 15 प्रश्न हमने बताया है निश्चित उत्तरीय प्रश्न का, और 15 प्रश्न जो हमने बताया बहुविकल्पीय प्रश्न का, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर आपका नहीं आएगा। और भी मैं क्वेश्चन तैयारी कराता रहूँगा। ये आपका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर जो आपका 1 है, चैप्टर 1 से लेकर 13 तक हमने इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया है। हर एक चैप्टर से 1-1 एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय।